लेकिन हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो हरियाणा में करीबन कांग्रेस भी उतनी ही हावी नजर आती है। सरकार में नहीं आ पाई लेकिन विपक्ष में बैठी है। विपक्ष में बैठ के हरियाणा में कांग्रेस कितनी अपनी भूमिका निभा रही है। हरियाणा में हम सत्ता पक्ष की बात सुन रहे हैं लेकिन विपक्ष का क्या कुछ कहना है, विपक्ष कितनी मजबूती से आगे बढ़ेगा। और अभी तक में, क्योंकि अब लंबा कार्यकाल हो गया है जहां बीजेपी का, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे भी कांग्रेस को लंबा समय हो गया है। ऐसे में आगे बढ़ने की क्या तैयारी कांग्रेस की और किस तरीके से रूट मैप रहेगा हरियाणा कांग्रेस का, ये जानने के लिए हमारे साथ डॉक्टर विपिन सांगवान मौजूद हैं। और डॉक्टरी छोड़ के अब चूंकि और भी ज्यादा पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम इनसे सवाल करेंगे, जानेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस कहां खड़ी है। तो सबसे पहले विपिन जी, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, क्या मानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस खड़ी कहां है? हरियाणा में कांग्रेस इस टाइम विपक्ष की भूमिका में खड़ी है और मजबूत रूप से एक अच्छा विपक्ष देखने को आपको मिल रहा है। क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ना होना एक मजबूत विपक्ष की निशानी है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम हाईकमान शीघ्र ही तय करेगा। इसको लेकर लोकल नेताओं से और आला कमान से चर्चा हो चुकी है। वो आपको हफ्ते और 10 दिन के अंदर एक नाम सुनने को मिल जाएगा। सांगवान जी, ये लोकल लीडर्स जो हैं यानी हरियाणा कांग्रेस के नेता हैं, तो कौन से नेताओं की बात सुनी गई है? हाईकमान से किन नेताओं की बात हुई है? क्योंकि हरियाणा में हम जब बात करते हैं, हरियाणा में जब कांग्रेस का जिक्र होता है तो 3 कांग्रेस का जिक्र होता है। वो कौन कौन से कांग्रेस है आप भी जानते हैं, तो किन नेताओं से बात हुई है, किनसे सुझाव लिया गया है? देखिए मैडम, मैं कांग्रेस और राहुल गांधी का सिपाही हूं। मैं आपको भूतकाल में लेके चलता हूं। एक समय था चौधरी भजनलाल के नाम से सत्ता आई थी और उस टाइम भूपेंद्र हुड्डा जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। भूपेंद्र हुड्डा ने एमपी का पद छोड़ा और श्री कृष्ण हुड्डा ने एमपी का चुनाव लड़ने की तैयारी की। इस बीच दीपेंद्र हुड्डा सीन में आ जाते हैं। पुत्र मोह, धृतराष्ट्र का पुत्र मोह आ जाता है। अब जब ये पुत्र मोह आ गया, उसके बाद होता क्या है कि एक लीडर रातों रात तैयार नहीं होते। उसको भरसक प्रयास करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। उसने क्या किया कि कांग्रेस सत्ता में 2 बार रही और जनता से जुड़ाव डायरेक्ट कर लिया। गांव के सरपंचों को बुला के डायरेक्ट अनुदान राशि देनी स्टार्ट कर दी। गांव के लोगों की चिट्ठी पकड़नी स्टार्ट कर दी। उनके ग्रीवेंसेस अपने आप सुधारने स्टार्ट कर दिए और एमएलएज बाईपास होते चले गए। एमएलए की ग्रांट अगर एमपी बांटेगा तो फिर एमएलए की सुनवाई कहाँ होगी? सारे एमएलए इनके भरोसे पे टिक के बैठ गए। ये गुट हावी हो गया और बाकी गुट कमजोर पड़ते चले गए। संगठन का निर्माण उस वक्त नहीं हुआ, संगठन का निर्माण अब भी नहीं हुआ। इस बार हार का कारण भी मुख्यतः संगठन ही रहा है। आला कमान के संज्ञान में ये सारी चीजें हैं। अभी एक न्यूज चैनल, शायद उसका नाम मैं भूल रहा हूं, तकरीबन 250 ऐसे बच्चे हैं जो पिछले 15 साल में राजनीति में आने की उनकी मनोदशा बनी, मगर गुटों के चलते, आपसी गुटों के चलते, इसके नमस्ते उसके नमस्ते के चलते वो राजनीति से छिन भिन्न हो गए। मोटा मोटा अगर मैं सांगवान जी देखूं तो यहाँ पे आपने गुटबाजी की बात की, आपने परिवारवाद की बात की। अगर बात करें हरियाणा में तो कांग्रेस अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग तक उठी है। आपने उदय भान के भी इस्तीफे की मांग उठाई नहीं, पहले मैं देखिए, ऐसा है, वजीर का अगर जमीर बिक जाए, वजीर का अगर जमीर बिक जाए तो राजा क्या करेगा? राहुल गांधी जी की टीम ग्राउंड स्तर पर गई, उन्होंने सर्वे किया, 65 से 67 सीट का अनुमान लगाया,
और उन्होंने लोकल लीडर्स को फ्री हैंड दे दिया और ज़्यादा इंटरफेरेंस आला कमान ने किया भी नहीं। मगर वजीर ने इस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह का चुनाव मैनेजमेंट और इस तरह की योजनाएं बनाई कि वो सीटें 67 से घटती 37 पे आके थम गई। और जहां हम सत्ता पर आसीन होने थे वहां पर ना वो वजीर सत्ता में आया, ना हम सत्ता में आए, और ना हमारे आला कमान के जो नेता है वो सत्ता में आ सके। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष की ही बात करें, आप उदयभान की बात कर रहे हैं, या विधानसभा में आप 37 पे आ गए, लेकिन उसके पहले लोकसभा में तो 5 सीटें लेकर आए हैं। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन विधानसभा चुनाव के समय नहीं हुआ, अगर इस्तीफा देना चाहिए था, नहीं हो पाया क्योंकि अब कार्यकाल खत्म हो रहा है इसलिए नहीं दिया, लेकिन उस समय तो 5 सीटें आपको लोकसभा की लाकर दी ही ना। उदयभान ने लाके दी थी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने लाके दी थी, उदयभान का कोई रोल तो नहीं यानी था। आप मानते हैं प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल तो चलिए खत्म हो रहा है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। किस तरीके का प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए अब? देखिए, इस तरह का प्रदेश अध्यक्ष आना चाहिए जो अपने जमीर को गिरवी ना रखे, पार्टी को मां के समान समझे और अपने दूध का कर्ज अदा करे, और संगठन की मजबूती के लिए हर कार्यकर्ता में इतना जोश भर दे कि उसको ये लगे कि मैं ही पार्टी का सिपाही हूं, मैं ही पार्टी का अध्यक्ष हूं, और जनमानस की और बीजेपी की कुनीतियों का वो हर तरीके से मतलब मुखालफत करने में सक्षम हो। इस तरह का प्रदेश अध्यक्ष हमें चाहिए। तो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकातों का सिलसिला भी अब देखने को मिल रहा है, और आपकी भी मुलाकातों की तस्वीरें सामने आई थी, तो मान के चले कि दावा आपकी तरफ से रिपीट होकर जा रहा है। देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूं और हॉस्पिटल का संचालन करता हूं, और आज आपके प्लेटफार्म से ये बता रहा हूं कि मैंने चाय की दुकान भी चलाई है। 4 साल आदित्य बिरला ग्रुप में जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया था तो मैंने चाय की कैंटीन चलाई थी। कुमार मंगलम बिरला जी ने मुझे बॉम्बे बुला के अप्रिशिएट किया था इस बात पे। तो सर्जरी का और मैनेजमेंट का मैं मास्टर हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये गुटबाजी कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है जो चला रखा है, हायर एंड फायर का सिस्टम है। नहीं, ये प्रोपेगेंडा चला किसने, नाम किसके हैं? नाम लूंगा तो बातें दूर तक जाएंगी। दूर तक जाएंगे तो हो सकता है एक्शन भी हो सकता है बदलाव। नहीं, वो राहुल जी ने अभी अहमदाबाद के सेशन में कह दिया ना कि कुछ अंदर के भेड़िए हैं जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और संगठन को मजबूत करना है। ये बातें राहुल जी ने कहा है और उनके आदेशों का पालना होगा। ये आरोप तो इनेलो और जजपा सीधा हुड्डा साहब पे लगाती आई अब तक। हुड्डा साहब मजबूत नेता हैं और उनको अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रदेश के युवा नौजवान, उनको प्रदेश का हर बेटा में दीपेंद्र नजर आना चाहिए और हर बेटी में उनको हर मतलब क्या कहूँ मैं इसी के लिए कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। दीपेंद्र के पक्ष में ज्यादा न होके उनको और युवाओं की तरफ भी देखना चाहिए कि प्रदेश में और युवा हैं जिनको भारत की राजनीति और राहुल गांधी के हाथ मजबूत करके 2029 में सत्ता उनके हाथ में सौंपनी है। चलिए, आप सर्जरी की बात कर रहे थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष के दावे की बात कर रहे थे। सर्जरी करना इसलिए इम्पोर्टेंट है मैडम कि कुछ नेता ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करते हैं, अपने बूथों पर जीत नहीं पाते और बड़े बड़े दावे करते हैं। कुछ चमचा चाटुकारिता को ही महत्व देते हैं। एक स्वॉट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। जब हम इस चीज को लेके चलते हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, पार्टी में एमएलए बनना ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारी इकाइयां और बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जब सरकार आती है तो उनसे आदमी की झोली भर जाती है। और सत्ता में आने का मतलब ये है कि लोगों की ग्रीवियंसेस को सॉल्व करना। जैसे अभी आप गुड़गांव में बहुत सारी ग्रीवियंसेस। चलिए, मेरा एक छोटा सा आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए आप कह रहे हैं कि ये गुटबाजी है, ये अलग अलग कांग्रेस बटी हुई है। इसका समाधान क्या है कांग्रेस के लिए? किस तरीके से कांग्रेस इससे उभर सकती है, आपको क्या लगता है?
राहुल गांधी जी के निर्देश हैं, करो या जाओ, हायर एंड फायर। चलिए ठीक है विपिन जी, बहुत शुक्रिया आपका। हायर एंड फायर के बाद में कितना निर्देश के बाद में जमीनी स्तर पे हरियाणा कांग्रेस एक्शन में नजर आती है, ये अभी बहुत बड़ा सवाल है हरियाणा कांग्रेस नहीं, के आप एक साल में हम मंच पे दोबारा मिलेंगे, देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी फिलहाल आपका डॉक्टर विपिन सांगवान हमारे साथ ये मंच साझा करने के लिए और तमाम मुद्दों पे बेबाकी से अपना जवाब देने के लिए।